हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीसीएस और उत्तर प्रदेश आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। भारत के संविधान में बहुत सारी बातें ब्रिटिश संविधान और ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी। तो सबसे पहले 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी के शासन के अंतर्गत, उसके बाद 1858 से लेकर क्राउन के शासन के अंतर्गत ब्रिटिश ने बहुत सारे कानून बनाए भारत पर शासन करने के लिए। तो उनका संविधान पर प्रभाव पड़ा। तो वो कानून कौन कौन से थे और उनमें कौन से प्रावधान थे, ये सब हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंपनी के शासन के अंतर्गत 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 इसमें क्या प्रावधान रहते हैं? कंपनी के कार्यों का नियंत्रण, राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का नियंत्रण ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। इस पे नियंत्रण करने का इनका पहला प्रावधान था, ये रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें कंपनी के भारत में प्रशासन और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। फिर तीसरा आता है इसके आगे कि मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है और मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। इसमें बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। और सबसे पहला बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। (1773) में ये सारे प्रावधान। और दूसरा महत्वपूर्ण एक्ट है इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या किया जाता है कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को
अलग अलग कर दिया जाता है। इसमें द्वैध शासन पद्धति की शुरुआत होती है। ये राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में, और ये व्यापारिक नियंत्रण और अधीक्षण कंपनी करती थी। ये कंपनी के लिए था और बाकी सभी कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। द्वैध शासन पद्धति की शुरुआत की गई थी। अब तीसरा महत्वपूर्ण है 1813 का। 1813 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन चीन के साथ व्यापार का, कंपनी का, और भारत के चाय का व्यापार, इनका एकाधिकार बना रहता है चीन के साथ और चाय के व्यापार पे। बाकी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके भारतीय बाजार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया जाता है कि वो यहाँ आके व्यापार कर सकें। और ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अनुमति दी जाती है इस एक्ट के द्वारा। इसने पश्चिमी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया था, पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए। अब आते हैं इसके आगे है 1833 का एक्ट। अठारह सौ तैंतीस के एक्ट में इसमें क्या किया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल। इसे बहुत सारी शक्तियां दी गई थी। और 1833 में कंपनी व्यापारिक निकाय से शुद्ध प्रशासनिक निकाय बन जाती।
1833। भारत परिषद का गठन 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है। बेंटिक पहला भारत का गवर्नर जनरल है। कंपनी व्यापारिक से प्रशासनिक निकाय में परिवर्तित हो जाती है और भारत परिषद का गठन होता है। अब अगला महत्वपूर्ण है 1853 का। 1853 के एक्ट में सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ। अठारह और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य। बस इसमें इतना, खुली प्रतियोगिता। 1853 के बाद आता है 1858। यहाँ पर ताज का शासन शुरू हो जाता है। इसमें भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। महारानी विक्टोरिया और भारत के शासन पर ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाता है। 1858। ये 1857 के बाद ये सब बनाया गया था। कंपनी के हाथों से महारानी विक्टोरिया ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया था, तो प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। भारत का गवर्नर जनरल, अब इसका पद नाम वायसराय कर दिया गया। और वायसराय क्या करता था? ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। यह उसी के प्रति जवाबदेह होता था। भारत का शासन यहां से चल रहा था। 1858 में और ये वायसराय लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कैनिंग ने ही पढ़कर सुनाया था। 1858 हो जाता है। अब आता है 1892। इस अधिनियम में बजट पर बहस। और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। बानवे का अधिनियम हो गया। और यहां से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। अब 92 के बाद
1909 का एक महत्वपूर्ण अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। उन्नीस सौ नौ मार्ले मिंटो सुधार। इसमें क्या प्रावधान था? इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, इसका जनक लॉर्ड मिंटो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। और इसमें आता है ये भारत के लिए विभाजनकारी होता है आगे चलकर। 1919 का एक अधिनियम आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसमें भी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को और विस्तार दिया जाता है। और भी बढ़ा देते हैं और इसमें प्रांतों में द्वैध शासन लगाया जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा जाता है, हस्तांतरित और आरक्षित। ये दो भागों में बांट देते हैं। आरक्षित में है न्याय, पुलिस, राजस्व और प्रशासन आदि। हस्तांतरित में है सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा आदि। ये सब हस्तांतरित में थे, ये आरक्षित विषय थे। उसके बाद आता है 1935 का अधिनियम। 1935 में ये प्रांतों से द्वैध शासन खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन खत्म किया जाता है।
इसमें एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था। और अखिल भारतीय संघ। इसका प्रावधान किया जाता है, ये लागू नहीं हो पाता है। और है 1935 में, इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। उन्नीस सौ 35 के अधिनियम को ही लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। भारत के संविधान में बहुत बड़े प्रावधान इससे लिए गए, तो इसे लघु संविधान, और भारत के संविधान को 1935 के संविधान की नकल कहा जाता है। तो ये संविधान हो गया, और ये सबसे बड़ा अधिनियम भी था। अब 1935 के बाद आता है 1947, आखिरी 1947 का भारत का स्वतंत्रता अधिनियम। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम यह ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया, और 14 अगस्त और 15 अगस्त को पाकिस्तान और भारत की स्थापना हुई। 14 और 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत, दो डोमिनियन स्टेट की स्थापना हुई। तो ये सारे प्रमुख संवैधानिक प्रावधान थे जिनका भारत के संविधान पर असर पड़ा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।